जी, जिस दौर में नेहरू जी थे उस दौर में तो इतनी मीडिया भी नहीं थी, ठीक है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल आपके खिलाफ पार्टियां भी नहीं होती थी कि हर कोई 24 घंटे आपके लिए बोलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना क्रिटिकल टाइम जब उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद इतना पूरा दिन कंप्लीट कर लेना, 4000 प्लस दिन हम जो बता रहे, 4399 दिन, ये वाकई में बहुत मुमकिन नहीं लगता था। देखिए 4398 दिन, दो इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने 4398 दिन पूरे किए थे। निर्वाचित प्रधानमंत्री का मतलब मई 1952 से जब चुनाव लड़े निर्वाचित पहली लोकसभा बनी, तो उस समय से लेकर के और 27 मई 1964 तक अपने निधन के दिन तक वो प्रधानमंत्री थे। तो ये 4398 दिन होता है, जो कल हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4399 दिन। उसके पहले मनोनीत प्रधानमंत्री थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय जो चुनाव हुए थे उसी के आधार पर बाद में, उसके बाद 51 अक्टूबर में शुरुआत हुए थे इलेक्शन की, और 52 फरवरी में पूरे हुए थे। वो 52 इसे जोड़ा जा रहा है, ये 4398 अगर 15 अगस्त 1947 से जोड़ेंगे तो 6130 दिन बनता है पंडित नेहरू का। तो अभी उसके लिए नरेंद्र मोदी को 2029 का चुनाव जीत करके बनना होगा और 2032 तक बने रहना होगा। तो अब आप ये भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एकदम स्वस्थ हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी पार्टी सारे चुनाव जीत ही रही है, तो क्या पता हो सकता है कि वो 6130 दिन का भी रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन अभी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो कल ब्रेक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड। आप 6000 का जो जिक्र कर रहे हैं, 6130, लेकिन ये जो भी 4000 भी पूरे किए प्रधानमंत्री ने, ये भी इनके लिए इतना आसान नहीं। तो मैंने पूछा ना कि इतना प्रेशर है, आप सोचिए कि ग्लोबल क्राइसिस इतना ज्यादा आया, अंदरूनी तौर पर लगातार आलोचनाओं को उनको शिकार होना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज कोई बख्शती नहीं है उनको, सोशल मीडिया का माहौल है। अब तो उस दौर में तो नेहरू जी ने तो ये सब चीजें देखी नहीं होगी ना। इस कीर्तिमान में एक फर्क और ये भी है कि देखिए, जब 1952 में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो देश के सबसे मजबूत लोकप्रिय नेता, फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी सब कांग्रेस के पास, सब उनके पास थी। बाकी जो पार्टियां थी वो तो फुटनोट की तरह थी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसने भारत की राजनीति को कैसे बदला कि आप जो कोalition पॉलिटिक्स में फंसे थे 1989 के बाद से, कि जहां पे बहुत सर्वदलीय, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बहुमत बनाते थे, उस दौर से बाहर निकाला है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज समाज बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइडेड था, कास्ट, कम्युनिटी, क्षेत्रीय पार्टियां, अलग अलग लेट, ये सब चीजें थी। 1952 में नहीं था, इतना पॉलिटिसाइजेशन सोसाइटी का नहीं हुआ था। तो उस कारण से आज अपनी सत्ता को बरकरार रखना और कीर्तिमान को तोड़ना वो काफी कठिन है, बजाय 1950 के दशक के। क्योंकि 50 में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, उसके पास हर समीकरण थे चुनाव जीतने के। इसमें एक और कीर्तिमान जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद तो राहुल गांधी से शुरू करके हर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो चला ही नहीं सकते कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने तो चला के अच्छी तरह से दिखा दिया, इतने बड़े बड़े फैसले भी ले लिए। लेकिन जो ये दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के बाद ये गठबंधन नहीं चला सकते, उनके खुद के गठबंधन का हाल हम आपको बताते हैं। कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए। लेकिन मीटिंग में जाने से पहले अखिलेश को उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता नजर आया। अखिलेश ने उससे जो कहा उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, बताना मुझे कौन लोग हैं। जरा सुनिए आप। तुम क्या कर रहे हो? क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। अखिलेश जी जबरदस्त है, हर बार हमें हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं जिस पर चर्चा करनी ही पड़ती है। सज्जन जी चुटकी लेते हैं। हाँ? चुटकी लेने में नंबर 1 पॉलिटिशियन, लेकिन जो बोल गए वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 27 का चुनाव आने वाला है, तो उनके खिलाफ कौन लिख रहा होगा? अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब दलित किसके पास जाए? यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, जो सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस है, उसकी एक बड़ी मंशा है कि बीजेपी हारे, लेकिन हार का श्रेय दलित मुस्लिम अलायंस को जाए। उसमें अगर मिडिल क्लास आ जाएगा, उसमें बाकी सवर्ण आ जाएंगे। लेकिन अजीत जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं अगर वो लिख रहे हैं इनके खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ। देखिए अभी तो ये तो पोजीशनिंग है ना, लिख क्या रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि कुछ लोग लिख रहे हैं, बताना कौन है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के लोग खुलेआम बोल रहे हैं खिलाफ ना। भाई इमरान मसूद ने खुलेआम बयान दिया और कहा कि हम आज 17 सीट वाली पार्टी नहीं है, हम अपने सम्मान के हिसाब से सीटें लेंगे। अजय राय खिलाफ बोल रहे हैं। वहाँ जो भी लीडर है वो तो खुल करके बोल रहा है, और ये दबाव बनाने की राजनीति है जो इनके खिलाफ लिखा भी जा रहा है। अखिलेश यादव, उनको पता है कौन लिख रहा है।
वो भी दबाव बनाने की राजनीति है, ताकि उनसे जब बार्गेनिंग, जब वो सीट बंटवारे के लिए टेबल पर बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए और क्वालिटी सीट ली जाए। देखिए कांग्रेस की समय वो उन्होंने कहा है कि 80 लोकसभा सीटें हैं, हर लोकसभा सीट से एक सीट हम कांग्रेस को दे देंगे, मतलब 80 विधानसभा सीटें वो 2027 में कांग्रेस को दे सकते हैं। कांग्रेस को उस नंबर से नहीं मतलब है, कांग्रेस को क्वालिटी सीट चाहिए। वो चाहते हैं लोग कि आप एटा में, इटावा में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, आजमगढ़ में, मैनपुरी में, कन्नौज में, जहां मुस्लिम यादव का समीकरण चुनाव जिता सकता है, वहां भी कांग्रेस को सीट चाहिए। तो पूरा रोहिलखंड पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो सीट चाहिए वहां से। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसकी असर वाली सीटें में कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि आप नंबर्स पूरे कर दे, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने नंबर्स पूरे कर दिए और हारने वाली सीटें पकड़ा दी सारी। तो ये क्वालिटी सीट के लिए दोनों तरफ से प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सज्जन जी बात बताइए, क्या अखिलेश को कांग्रेस की जरूरत है? क्योंकि कई जगहों पे वो तो इस तरह से बोल भी चुके हैं ना, जब अंदरूनी जो बात होती है, जो ऑफ कैमरा बात होती है, कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को उनकी जरूरत है। देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा कांग्रेस की तरफ जाते हैं, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ठीक ठाक वोट दे देते हैं। बसपा 100 2017 में मायावती कहती रह गई और उन्होंने दिया भी कि 403 में 100 मुस्लिम कैंडिडेट, उसमें भी सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को दिया था। तो इस चुनाव में कांग्रेस क्या सवर्ण वोटों को खींच पाएगी? क्या कुछ पिछड़े वोटों को खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। तो वैसी स्थिति में देखिए तो एक नोशनल यूनिटी की बात आती है, लेकिन 2027 में कम से कम अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस उनके साथ आए या ना आए। तो अगर आती है तो निश्चित तौर पे अखिलेश उनको वो सीटें देना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है। और कांग्रेस क्या चाहेगी, जो बिहार में भी कांग्रेस ने काफी अलावरू और वहां पे तेजस्वी में जो पेच फंसा कि कांग्रेस ने कहा कि 2-4 कम सीट लेंगे लेकिन जीतने वाली सीट लेंगे। और वहां पे बहुत जगह आप देखेंगे कि 2-2 कैंडिडेट आए, 3-3 कैंडिडेट आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए पूर्वांचल में कोई खास जगह है नहीं उनके लिए, और जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा रोहिलखंड, जहां पर उनको लगता है कि हाँ यहां पर वो कुछ कर सकते हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 40% से ज्यादा की सीटें हैं। बिल्कुल। तो उनका फोकस आप यही कह रहे हैं कि अजीत जी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि उनका जो हिस्सा है कि वेस्टर्न यूपी में, रोहिलखंड के इलाके में ये सबसे ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, जिस वजह से ये काम किया जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में तो देखिए, वेस्टर्न यूपी में बहुत फ्रेगमेंटेशन है। आप खाली मुस्लिम वोट के दम पर कुछ ही सीटें जीत सकते हैं, शामली में, बिजनौर में या सहारनपुर में, कैराना में कुछ ही सीटें। लेकिन जो अवध का भी इलाका है या रुहेलखंड का इलाका है, जहां मुस्लिम के साथ यादव भी है, जो कॉम्बिनेशन आपको चुनाव जिता सकता है, कांग्रेस को वहां भी सीट चाहिए। और कांग्रेस का महत्व इस बार दलित और मुसलमान दोनों वोटों की वजह से है। कांग्रेस के को एक धारणा कांग्रेस के अपने मन में यह है कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से भी और हमारे राहुल गांधी के दलित पर ज्यादा फोकस करने की वजह से दलित कांग्रेस को नेचुरली पसंद कर रहा है। तो वो इसका प्रेशर देना चाहेंगे अखिलेश यादव के ऊपर। ठीक है, चलिए एक और कांग्रेस राज्य की हम बात कर लेते हैं, जहां पर नए नए मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार का एक वीडियो जरा चर्चा में चल रहा है, और ये जरा वीडियो भी आप देखिए। डीके शिव कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब यहां पर देखिए, ये सेब खाते हुए आपको नजर आएंगे, और जब उन्होंने सेब खाया, सेब खाने के बाद उन्होंने उनके जो वहां पर समर्थक मौजूद थे उनके ऊपर उन्होंने फेंका। तो 2 सेब एक एक बाइट ली और समर्थकों के सामने उन्होंने फेंका। देखिए यहाँ पर एक माला बनाई गई है जिसमें सेब लगे हुए हैं, जहां ये कनकपुरा का वीडियो है, जहां डीके के समर्थक वहां पर मौजूद थे। एक माला उनके लिए तैयार किया गया था सेब का। अब सेब खाने के बाद इन्होंने इसको फेंका। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो ये प्यार मोहब्बत थी कि हमने खाया भाई तुम भी खाओ। अजीत जी क्या माने? नहीं, ये तो क्या है कि ये वहाँ जिस तरह की हीरो वर्शिप चलती है साउथ के राज्यों में, ये एक प्रसाद हो गया कि उन्होंने उसको जूठा करके बेचा, और वो प्रसाद हो गया उन लोगों के लिए, उनके समर्थकों के लिए। खासतौर से वोकालिगा समुदाय जिस तरह से उनको मतलब वर्शिप करता है, और अब मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि हम मुख्यमंत्री बन करके दिखाएंगे, और इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया था पिछली बार जेडीएस को छोड़ करके। तो ये जो पूरा साउथ कर्नाटका का इलाका है, वोकालिगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनके सबसे बड़े नेता के, पूजनीय नेता के तौर पर उभरे हैं। ये तो यही दिखाता है। सबरी की बात याद आ गई। सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे सज्जन जी। नहीं, लेकिन यहाँ पे सबरी का सिमली ठीक नहीं है, ये भक्त और भगवान वाला है। ये भगवान है। अच्छा, भगवान ये भगवान है। भगवान ने अपने दे दिया तो और बड़ा हो गया। साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में जिस तरीके से हीरो वर्शिप है, उसको आप वहां पे रह के आप देख सकते। मतलब आप अब तो कम हो गया है। जब हम लोग लेट 90s में वहां पे पढ़ते थे, तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूँ, खम्मम में, तो मूवीज आती थी, तो पहले जब हीरो का शुरू होने से बड़ा वो आता था, तो वहां पे उसकी आरती होती थी और लोग चेंज लेके जाते थे और पूरा उसको ऑफर करते थे।
तो साउथ की हीरो वर्शिप को एक अलग लेवल पे है, पूरे भारत में वो वर्शिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भगवान का भक्त को प्रसाद दे दिया, अब इसको बांटिए, खाइए, आशीर्वाद लीजिए, पुण्य प्राप्त कीजिए। देखिए, इसका एक कारण जो हम सज्जन जी उसमें ऐड उत्तर भारत के लोगों के लिए थोड़ा सा ये हम कहने के सम्मानीय नहीं है। देखिए, उसका कारण क्या है कि हम लोग हमेशा हमारे यहाँ ईश्वर की पूजा करते हैं। साउथ में जो पेरियार का आंदोलन चला ना, उसमें जो धर्म से विमुख लोगों को किया गया, तो ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, तो बड़ा नेचुरली उनको दूसरा हीरो कहां से ले आएंगे वो? तो उन्होंने अपने नेताओं को हीरो मानना, फिल्म अभिनेताओं को हीरो मानना शुरू कर दिया। और ये एक बड़ा कारण है, एक सोशल पॉलिटिकल, उसके हिसाब से इसको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। चाहे वो एमजीआर हो, एनटी रामाराव हो, 60s तमाम में ऐसे नाम है, मुझे लगता है जयललिता हो, इन सबको भगवान की तरह इसी वजह से पूजा गया। और सोचिए ना, इन्होंने फिल्में छोड़ के जब वो आए, अभी तक तो विजय भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो विजय को भी देखिए लोगों ने सिर माथे पर बैठा के मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो यही है कल्चर, आप कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति का एक हिस्सा है कि साउथ में जो भी उनके नेता होते हैं, स्टार होते हैं, उनको भगवान की तरह माना जाता है।